बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं बोर्ड के। तो आपको जो एग्ज़ाम होंगे उसका वो सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया है, जो सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से हमें मिली है। तो इस सैम्पल पेपर से मैं आपको तैयारी कराऊंगी। जो बच्चे गुलिस्तानी अदब पढ़ते हैं, ख़याबान उर्दू पढ़ते हैं, ये सैम्पल पेपर उसके लिए है। ये सीबीएसई बोर्ड का सैम्पल पेपर है। तो बच्चों, अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं की है तो घबराने की कोई बात नहीं। मैं आपको 5 साल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर की तैयारी कराऊंगी और ज़बरदस्त तैयारी कराऊंगी। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें, स्किप बिल्कुल नहीं करें और आपकी तैयारी ज़बरदस्त होने वाली है। तो हमारे चैनल से जुड़ें। और मैंने आपको पूरी बुक पढ़ाई है। अगर आपको कोई भी चैप्टर देखना हो तो आप फर्स्ट लर्निंग पर जाएं। फर्स्ट लर्निंग पर जाने के बाद उसका होम पेज खुलेगा। होम पेज खुलने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में क्लास 12 का प्ले लिस्ट है। क्लास 12 का प्ले लिस्ट खोलेंगे तो आपको सारे चैप्टर नज़र आएंगे। जो भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है उस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। तो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। ज़रूर पढ़ें। जो भी चैप्टर की आपकी तैयारी नहीं हुई है उसको पढ़ें जाकर। तो आइए सैम्पल पेपर शुरू करती हूँ। आपका ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न से आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर इस सैम्पल पेपर से तैयारी कर लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी एग्ज़ाम देने में। आप बहुत आसानी से एग्ज़ाम दे पाएंगे। आइए पहला देखते हैं हिस्सा अलीफ जो 10 नंबर का है। ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले हम इसे अच्छी तरह पढ़ते हैं, फिर इसके सवालों के जवाब देंगे। आप पूछो कि तू क्यों मिस्किन कदीम बैठा रहा, साहिब बंदा मैं हकीम मोहम्मद हसन खान के मकान में 9-10 बरस से किराए पर रहता हूँ और यहाँ करीब क्या बल्कि दीवार ब दीवार में घर हकीमों के वो नौकर हैं राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वाली पटियाला के। राजा ने साहिबान आलिशान से अहद ले लिया था कि बर वक्त गारत दहली ये लोग बच रहे। चुनांचा बाद फतह राजा के सिपाही यहाँ बैठे और ये कूचा महफूज रहा, वरना मैं और ये शहर कहाँ। मुबालगा ना जानना, अमीर गरीब सब निकल गए, जो रह गए थे वो निकाले गए। जागीरदार पेंशनदार दौलतमंद अहले हुरफा कोई भी नहीं है। मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ। ये जो पैराग्राफ है ये आपकी गुलिस्तान अदब से है। गुलिस्तान अदब का आपका पहला चैप्टर है गालिब के खतूत। ये गालिब के खतूत से लिए गए हैं। गालिब ने अपने दोस्त मुंशी हरगोपाल तफ्ता को नाम खत लिखा है। गालिब ने यह खतूत मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम में लिखा है और ये पैराग्राफ उन्हीं से लिया गया है। अब आइए इसके सवाल देखते हैं। गालिब कहते हैं क्योंकि उस वक्त 1857 का गदर हुआ था और गालिब उसी वक्त का हाल लिख रहे हैं। इसे लिखते हैं कि मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ क्योंकि उस वक्त अंग्रेज के सिपाही घूमते रहते थे और सबको अरेस्ट कर लेते थे, सबको अरेस्ट कर लेते थे। उस वक्त हालात बहुत बुरे थे, मुसलमान बहुत बुरे हाल में थे। तो जो राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वाले पटियाला थे उन्होंने साहिबान आलिशान यानी अंग्रेज हाकिम से ये अहद लिया था कि हमारे लोगों को आप बचाइएगा। तो गदर के बाद जब फतह हो गई तो राजा के सिपाही क्या है उस गली कुचा में बैठे रहते थे और वहाँ उस शहर की क्या हिफाजत हो गई। तो गालिब कहते हैं कि उसके जो पुलिस थे उसके जो सिपाही थे वहाँ बैठे थे, इस वजह से हम लोग बच गए और बाकी सब क्या है निकल गए और निकाले गए। तो ये जो राजा नरेंद्र सिंह थे बहादुर वाली पटियाला, इन्हीं की वजह से उन लोग वहाँ पर के जो लोग थे वो बचे हुए थे। अब इसमें से पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है मिस्किन कदीम के मायने क्या है। मिस्किन माने होता है घर, रहने की जगह। मिस्किन माने होता है घर, रहने की जगह, और कदीम यानी बहुत पुराना, यानी बहुत पुराने घर में वो रहते थे। तो यहाँ मिस्किन कदीम का यानी बहुत पुराना घर। मुसन्निफ किसके मकान पर किराए पर रहता था। मुसन्निफ यानी गालिब जो खत लिख रहे हैं वो किसके मकान पर किराए पर रहते। तो यहाँ क्या है हकीम मोहम्मद हसन खान के मकान पर रहते थे। मुसन्निफ के घर के पास किन लोगों के घर थे। तो मुसन्निफ के घर के पास क्या हकीमों के नौकर के घर थे। मुसन्निफ का कूचा क्यों महफूज रहा। मुसन्निफ का कूचा इसलिए महफूज रहा कि राजा नरेंद्र सिंह जो थे
वो उन्होंने क्या किया था कि फतह के बाद अपने सिपाही यहाँ बैठा दिए थे, इसलिए ये कूचा महफूज रहा। साहिबान आलिशान से क्या मुराद है? तो साहिबान आलिशान यहाँ पर किसको कहा गया है? अंग्रेज हाकिम को कहा गया। साहिबान आलिशान यहाँ पर अंग्रेज हाकिम को कहा गया है। आइए दूसरा इक्तबास पढ़ते हैं। फौजी में एक दुनियादार आदमी का तदब्बर है। मियाँ आज़ाद बीमार होते हैं। हकीम साहब जो उन्हें देखने आते हैं वो नीम हकीम हैं। फौजी एक तमद्दनी मरकज़ से ताल्लुक़ रखने की वजह से इन्हें भांप लेता है और करोले की धमकियों से इन्हें भगाकर खुद नुस्खा लिखता है। सरा में एक कत्ल हो जाता है तो फौजी ही तदबीर बताता है कि किस तरह वो और उसके साथी अपने बेगुनाही साबित कर सकते हैं। इसमें इतनी समझ है कि वो दारोगा की रिश्वत में शरीक हो जाए और बहरूपियों की शरारतों का बदला इसकी बीवी से ले। फौजी की अकड़ जिससे इसे काफ़ी नुकसान होता है, इसके एहसास बरतरी की मजहर है। वो अपना नाम कम से कम मुफ्ती ख्वाजा बदी साहब अलैहि रहमत वल गुफरान बताता है। हार जाने के बाद हार नहीं मानता, मार खाने के बाद अपनी करोली को ज़रूर याद करता है। अगर वो ऐसा ना होता तो फसाना आज़ाद की शक्ल ही कुछ और होती, क्योंकि वही है जो इस तवील किताब को खुश्क होने से बचा लेता है। आइए इसके सवालों के जवाब देखते हैं। फौजी नीम हकीम को देखकर क्या करता है? यहाँ पर क्या होगा? हकीम होगा। तो फौजी नीम हकीम को भांप लेता है और करोली की धमकियों से इन्हें भगाकर खुद नुस्खा लिखता है। सवाल 2 है, फौजी की अकड़ से इसे क्या नतीजा मिलता है और वो किसका मजहर है? तो जवाब लिखेंगे कि फौजी की अकड़ से उसे काफ़ी नुकसान होता है। फौजी की अकड़ से उसे काफ़ी नुकसान होता है और वो इसके एहसास बरतरी का मजहर है। वो क्या है? इसके एहसास बरतरी का मजहर है। फौजी अपना नाम क्या बताता है? तो फौजी अपना नाम क्या बताता है? मुफ्ती ख्वाजा बदी साहब अलैहि रहमत वल गुफरान। फौजी अपना नाम बताता है। फसाना आज़ाद जैसी तवील किताब में अगर फौजी का किरदार शामिल ना किया गया होता तो क्या होता? अब ये जो आप इख्तसाबात पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? आपके फौजी से ले गया है। फौजी एक मुताला जो आपने पढ़ा है, ये इक़्तिबास लिया गया है आपका फौजी एक मुताला से। और इसे किसने लिखा है? एहतशाम हुसैन ने लिखा है। इसे किसने लिखा है? इसको एहतशाम हुसैन ने लिखा है। तो ये बातें आप ज़रूर याद रखेंगे। अब आगे क्वेश्चन 4 देखते हैं कि फसाना आज़ाद जैसी तवील किताब में अगर फौजी का किरदार शामिल ना किया गया होता तो क्या होता? ये जो फसाना आज़ाद है ये क्या? एक दास्तान है, नावल जैसी एक दास्तान है। इसमें अगर फौजी का किरदार नहीं होता तो क्या होता? तो जवाब हम लिखेंगे कि फसाना आज़ाद में अगर फौजी का किरदार ना होता तो इस किताब की शक्ल ही कुछ और होती, क्योंकि वही है जो इस किताब को खुश्क होने से बचा लेता है। फसाना आज़ाद में फौजी ही एक किरदार है जो इस किताब को क्या है? खुश्क होने से बचा लेता है। यानी किताब में थोड़ी सी क्या है? दिलचस्पी पैदा हो जाती है फौजी के किरदार से। अब आपका सवाल नंबर 5 है, दुनियादार और तदब्बर के मानी लिखिए। दुनियादार मानी क्या होता है और तदब्बर मानी क्या होता है? दुनियादार यानी चालाक आदमी जो ज़ाहिरी अखलाक दिखाता हो, ज़ाहिरी अखलाक का आदमी। और तदब्बर कहते हैं गौर करना, गौर व फिक्र करना, दूर अंदेशी, दूर की बातों को सोचना। आइए आगे देखते हैं। आपका ये है सवाल नंबर 2, 5 नंबर के हैं। दर्ज झैल में से किसी एक सवाल के जवाब लिखिए। आपके ये 2 सवाल हैं, इसमें से किसी एक को लिखना है जो कि 5 नंबर के हैं। मिर्ज़ा गालिब की मकतूब निगारी पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। पैरोडी के फ़न पर कलीमुद्दीन अहमद के ख़यालात क्या हैं? ये देखिए मैंने आपको पढ़ाया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उससे सब चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो आप हमने मिर्ज़ा गालिब के मकतूब निगारी पर भी पढ़ाया है, तो आप उसको ज़रूर देखें हमारे चैनल पर जाके। और पैरोडी के फ़न पर कलीमुद्दीन अहमद के ख़यालात, ये भी मैंने पढ़ा है, इसे भी देख लें। सवाल नंबर 3 है, मुंदरजा झैल में से सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखिए। फौजी और आज़ाद के किरदारों में क्या मुताबिकत है? और सवाल 2 है, सबक मच्छर में इंसान को क्या नसीहत की गई है? तो सवाल 2 भी आपको बहुत आसान है, आप ज़रूर हमारे चैनल पर जाके देखें। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस सबक में क्या नसीहत की गई है कि शब बेदारी यानी मच्छर क्या है? रात में जागता रहता है और खुदा की इबादत करता है। तो इस सबक में शब बेदारी और ज़िक्र इलाही और इबादत इलाही की तलकीन की गई है। इस सबक में क्या है? शब बेदारी
और ज़िक्र इलाही और इबादत इलाही की तलक़ीन की गई है, और ये भी दर्स दिया गया है कि खुदा की मखलूक को हक़ीर या ज़लील नहीं समझना चाहिए। खुदा ने जो मखलूक बनाई है वो छोटी सी छोटी भी चीज़ हो, मच्छर भी ही क्यों ना हो, उसे क्या है हक़ीर नहीं समझना चाहिए। मच्छर ने खुदाई का दावा करने वाले नमरूद के पहाड़ जैसे जिस्म को ज़मीन पर गिरा दिया था। मच्छर जो है खुदा की बनाई हुई एक छोटी सी मखलूक है, लेकिन उसने क्या किया था, खुदाई का दावा करने वाले नमरूद को जो पहाड़ जैसा जिस्म रखता था उसको क्या है ज़मीन पर गिरा दिया था। तो इसमें यही नसीहत की गई है। और सवाल 3 है कि क़रतुल ऐन हैदर की अफसाना निगारी की खुसूसियत तहरीर कीजिए। आगे देखते हैं सवाल 4। अपने माजी के बारे में रामलाल ने जो बातें लिखी हैं उन्हें अपने अल्फाज में लिखिए। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 4। दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इस पर मुश्तमिल सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ सवाल नंबर 4 क्या है, दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इस पर मुश्तमिल सवालों के जवाब लिखिए। ये एक गज़ल है और ये गज़ल किसकी लिखी हुई है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है। इस गज़ल को पढ़ते हैं। अब भागते हैं साया इश्क बता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम, खुद रफ्तगी शब का मज़ा भूलता नहीं, आए हैं आज आप मैं यारब कहाँ से हम। अब शौक से बिगाड़ की बातें किया करो, अब शौक से बिगाड़ की बातें किया करो, कुछ पा गए हैं आपकी तर्ज़े बयां से हम, दिलकश हर एक कता सहरा है राह में, मिलते हैं जाके देखिए कब कारवां से हम, लज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से ये, लज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से ये, पूछेंगे जाके हाली जादू बयां से हम। अब आइए इसके सवालों के जवाब देखते हैं। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई गज़ल है। इस गज़ल के शायर कौन है, तो इस गज़ल के शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। दूसरे शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा शेर हम पढ़ते हैं। खुद रफ्तगी शब का मज़ा भूलता नहीं, आए हैं आज आप मैं यारब कहाँ से हम। खुद रफ्तगी माने होता है मदहोशी, यानी होश में नहीं रहना, और आप में आना यानी आप में आना का मतलब होश में आना। तो ये क्या है, तजाद वर्ड है, यानी एक दूसरे का जिद है। ये तजाद लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी एक दूसरे का जिद है, उल्टा है। खुद रफ्तगी यानी होता है मदहोशी, और आप में आना का मतलब होता है होशमंदी। तो यहाँ पर क्या है, सिनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है। दूसरे शेर में किस सिनत का इस्तेमाल हुआ है, तो दूसरे शेर में सिनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पर अपोजिट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर जिद लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। जिस शेर में जिद अल्फाज का इस्तेमाल होता है उसे सिनत तजाद कहते हैं। आगे देख, तीसरे शेर में शौक से क्या मुराद है। यहाँ पर तेरे नहीं होगा, तीसरे शेर में शौक से क्या मुराद है। अब देखिए यहाँ पर, अब शौक से बिगाड़ की बातें किया करो, कुछ पा गए हैं आपकी तर्ज बयां से हम। यहाँ पर शौक से मतलब होता है दिल से। यहाँ पर जो शौक से मतलब लिया गया है दिल से, क्योंकि शायर कहता है कि आप दिल से बिगाड़ की बातें करो, क्योंकि हम जान गए हैं आपकी तर्ज बयां को, यानी आपके जो बोलने का अंदाज है उसे हमें समझ में आ गया है कि आप हमें दिल से चाहते हैं, और आप जो बिगाड़ की बात भी करते हैं तो वो दिल से नहीं करते हैं। सवाल नंबर 4 है, इस गज़ल में रदीफ क्या है। इस गज़ल में रदीफ क्या है, तो रदीफ किसे कहते हैं, जो शेर के आखिरी में आता है और सब में एक एक सा आता है। जैसे आसमां से हम, कहाँ से हम, तर्ज बयां से हम, कारवां से हम, तो से हम जो है ये क्या है, रदीफ है। सवाल नंबर 5 है कि पांचवें शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है। पांचवें शेर है आपका, लज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से ये। यहाँ पर तेरे होगा, तेरे तरके नहीं, तेरे, लज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से ये, पूछेंगे जाके हाली जादू बयां से हम। ये आपकी गज़ल का आखिरी शेर है, और आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसे क्या कहते हैं, मक्ता का शेर कहते हैं। लेकिन मक्ता के शेर में जब शायर अपनी तारीफ करता है उसे क्या कहते हैं, सेनत ताल्ली कहते हैं। मक्ता में शायर कभी कभी अपनी तारीफ भी करता है। शायर अपने आखिरी शेर में क्या अपनी तारीफ कर रहे हैं, तो मक्ता में शायर कभी कभी अपनी तारीफ भी करता है, और इस्तिलाह में इसे ताल्ली कहते हैं। तो इस शेर में शायर ने अपनी तारीफ की है,
तो इसे क्या कहेंगे? सेनत तरली। हाली की गज़ल का ये मकता भी शायराना तरली का नमूना है। ये जो शेर है, आखिरी शेर, ये क्या है? शायराना तरली का नमूना है। तो इसमें किस सेनत का इस्तेमाल हुआ? सेनत तरली का इस्तेमाल हुआ है। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल में से सिर्फ एक सवाल का जवाब लिखिए। नज़म रूह आरजी आदम का इस्तकबाल करती है हमें अल्लामा इकबाल ने क्या पैगाम दिया है? ये भी आप हमारे चैनल पर जाकर देखें। नंबर 2 है, नज़म गौर गरीबा का मरकज़ी ख्याल लिखिए। तो ये भी मैंने पढ़ा है, इसे भी देख लें आप। सवाल नंबर 6 है, मुंदरजा ज़ैल सवालात में से सिर्फ 2 के जवाब मतलूब हैं। अल्लामा इकबाल के 2 शेरी मजमूए के नाम लिखिए। तो शेरी मजमूआ कौन कौन सा है अल्लामा इकबाल का? मैं आपको बता देती हूँ। बांगे दरा, बालो जिब्राइल, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज, ये इनकी किताबों के नाम है। इसमें से आप 2 लिख लेंगे, बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम और अरमगान हिजाज। ये जो नज़म है, रूह आरजी आदम का इस्तकबाल करती है, ये नज़म बालो जिब्राइल से दी गई है। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। जिंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए सहर भी होगी। अब इस शेर की तशरीह कीजिए, हमको इसकी क्या है? तशरीह बताना है। ये शेर किसकी है आपको मैं बताती हूँ। ये मोइन एहसन जज्बी की गज़ल के शेर हैं, ठीक है। अब इसकी तशरीह बताते हैं। ये क्या है? मतला का शेर है। जिंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए सहर भी होगी। तो ये क्या है? मतला का शेर है। ये क्या है? बिल्कुल जिंदगी की आम सी बात है। जिंदगी में जो हमारे साथ गुजर रही है वो आम सी बात है। जिंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी। जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है तो ये किसी तरह बसर हो ही जाएगी, अच्छी तरह से, बुरी तरह से, खुशी से, गम से, क्या है? बसर हो ही जाएगी। शाम आई है तो आए सेहर भी होगी। अगर शाम आ गई है, जिंदगी में गम आ गए हैं, तो सेहर भी होगी, यानी सुबह भी होगी, खुशियां भी आएगी जिंदगी में और खुशी भी आएगी। सवाल 3 है, सेनत तल्ली क्या है? इस एक मिसाल भी दीजिए। मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ हाली की गज़ल का शेर है, आखिरी शेर है, लज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से ये, पूछेंगे जाके हाली जादू बयां से हम। तो यहाँ पर क्या है? मक्ता का शेर है, मक्ता का शेर है। शायर ने इसमें अपना तखल्लुस बयान किया है। और शायर जिस मक्ता में अपनी तारीफ करते हैं, अपनी तारीफ बयान करते हैं, तो उसे क्या है? सिनत तरली कहते हैं। सवाल नंबर 4 है, तामीर खुदी का क्या मतलब है? तामीर खुदी का क्या मतलब है? इकबाल ने क्या क्या है कि खुदी का फलसफा दिया है। तामीर खुदी का मतलब होता है खुद अपने आप को पहचानना। क्या है? तामीर खुदी का मतलब क्या होता है? अपने आप को पहचानना। इकबाल ने अपनी शायरी में जगह जगह तामीर खुदी की हिदायत दी है। और सवाल नंबर 7 देखते हैं। मुंदरजा ज़ैल में से सिर्फ एक का जवाब लिखिए। वह क्यों मोहम्मद बशीर के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। अफसाना जन्मदिन का खुलासा लिखिए। ये जो आपकी किताब है ख़याबान उर्दू, ये इसी के सवालों के जवाब हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाके देखें, मैंने पढ़ा दिया है। सवाल नंबर 8 है, दर्ज ज़ैल में से सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखिए। अफसाने का उन्वान जन्मदिन क्यों रखा गया? वजाहत कीजिए। नंबर 2 है, निर्मल वर्मा की अदबी खिदमत का जायजा लिखिए। नंबर 3 है, चीरू याकूब की मौत का सबब क्या था? और नंबर 4 है, अफसाना निगार बूढ़े मछुआरे की तस्वीर कशी किस अंदाज में की है? तो ये आपके ख़याबान उर्दू का है। आप इसको मेरे चैनल पर जाकर देखें और इसकी तैयारी करें। हिस्सा बे है, सवाल नंबर 9, दर्ज ज़ैल में से सिर्फ 3 सवालों के तफसीली जवाब लिखिए। सर सैयद तहरीक पर एक नोट लिखिए। तरक्की पसंद तहरीक का जायज़ा लीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खदमात पर एक नोट लिखिए। दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के इम्तियाज़ात लिखिए। सवाल नंबर 10 है, दर्ज ज़ैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। एहतशाम हुसैन की तनकीद निगारी का जायज़ा लिखिए। और 2 है, नज़म इर्तिका का खुलासा लिखिए। सवाल नंबर 11 देखते हैं। मुंदरजा ज़ैल सवालों के मारूजी जवाबात में से सही जवाब तलाश करके लिखिए। नंबर 1 है, मीर अमन का ताल्लुक किस अदारे से था? तो किससे था? फोर्ट विलियम से था। मीर अमन का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से था। सवाल 2 है, मुंदरजा ज़ैल में से किस शायर का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है? यहाँ पर पूछा जा रहा है शायर को, किस शायर का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है? तो तरक्की पसंद तहरीक से क्या है? ताल्लुक फैज़ अहमद फैज़ का था। इसका सही जवाब क्या होगा? फैज़ अहमद फैज़। सवाल 3 है, उर्दू किस बोली से निकली है? उर्दू किस बोली से निकली है?
तो खड़ी बोली से, ब्रिज भाषा से, कनूजी से, पंजाबी से, तो उर्दू क्या है, ब्रिज भाषा से निकली है। और सवाल 4 है, सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला? सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला? तो यह क्या है, 1878 होगा। ऐसे यहाँ पर 1888 दिखाया जा रहा है, 1888 दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ 1878 है, तो 1878 ही यहाँ पे लिखिए। सवाल 5 है, असारुस सनादिद किसकी तसनीफ है? असारुस सनादिद किसकी तसनीफ है? तो ये किसकी तसनीफ है, सर सैयद अहमद खान की है। तो ये आपका मैंने पूरे बता दिया अच्छी तरह से। आप इसे अच्छी तरह से ज़हन नशी करके पढ़ें, 1 से 2 बार पढ़ें, आपको पूरा जो सैम्पल पेपर है अच्छी तरह से इसकी तैयारी हो जाएगी। और इंशाल्लाह कल इसका दूसरा सैम्पल पेपर मैं लेकर आऊँगी। तो आप अगर इस पर सैम्पल पेपर से तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी, बहुत ज़बरदस्त तैयारी होगी। तो इससे सैम्पल पेपर से ज़रूर तैयारी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।